Hello student, how are you? Hope you are fine. Okay, today we are starting the new section of the federalism chapter, that is what make India a federal country. हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि हाउ द डाइवर्स दे आर इन अ मैटर ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, बट इंडिया इज़ मोर डाइवर्स देन बेल्जियम एंड श्रीलंका. डाइवर्सिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स ऑल्सो. तो हाउ इंडिया मैनेज हिज प्रॉब्लम एंड मेक अ फेडरल स्टेट, इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें पास्ट की एक चीज़ जान लेते हैं कि फेडरलिज्म इंडिया में लागू क्यों किया गया. जब हमको आज़ादी मिली तो आज़ादी एक बड़े घाव से मिली, वो थी पार्टीशन. हमें पाकिस्तान जैसे बड़े देश को अलग करना पड़ा. ये जो घाव है वो इट्स नॉट फॉरगेट बाय एनी इंडियंस. ये एक बहुत ही बड़ा घाव था जो नहीं चाहते थे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कि दोबारा पार्टीशन जैसी स्थिति इंडिया में आए. तो उन्होंने क्या किया, इंडिया का एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दिया आर्टिकल 1 में. उन्होंने आर्टिकल 1 में कहा इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया जो भारत है वो राज्यों का समूह है, वो राज्यों से मिल के बना हुआ है. तो जैसे एक अलग अलग राज्य है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, एमपी है, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य मिल करके भारत बनते हैं. कोई भी एक राज्य अगर अलग होना चाहेगा तो भारत बिखर जाएगा, भारत रहेगा ही नहीं. तो ये जो आर्टिकल 1 है उसने बाउंड कर दिया सारे स्टेट को कि इंडिया में रहना ज़रूरी है. बहुत से प्रिंसली स्टेट थे उनको भी बाउंड कर दिया कि अब वो इंडिया में रहेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है. जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको मानना सारे नागरिकों के लिए, हर मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, इन सब के लिए ज़रूरी है. तो इंडिया जो है उसने एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया कि अब इंडिया में कभी पार्टीशन ना है. उन्होंने फेडरल शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया लेकिन फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को अपनाया. फेडरलिज्म के फीचर्स हमने ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं. जो 7 फीचर हमने पढ़ा है उन्हीं के आधार पे यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया गया है. उसी के आधार पे यूनियन रिलेशनशिप, यूनियन और स्टेट रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है. ठीक है. जैसे कि 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है. एक यूनियन गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो पूरी कंट्री और नेशन के लिए कानून बनाती है. सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए कानून बनाती है. बाद में हमने 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी लागू किया जिसे हम पंचायत या म्यूनसिपैलिटी के नाम से जानते हैं. हर एक टीयर गवर्नमेंट का एक प्रॉपर जुडिसेक्शन एरिया है. उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही वे कानून बनाते हैं. ओके. तो इसका अरेंजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल आर्टिकल 245 और 46 में किया है, जिसमें प्रॉपरली 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट. तो आइए हम इन तीनों लिस्ट के बारे में डिटेल में अपने चैप्टर में पढ़ते हैं. यूनियन लिस्ट. इस यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस है, कंट्री का फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है. ठीक है. इस लिस्ट में ऐसी पॉलिसी डाली गई है जो नेशन को यूनिफॉर्म कर सके, मतलब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो इम्पोर्टेंट होती है नेशन के लिए, उस सारों को इस लिस्ट में डाला गया है. ठीक है. जो पूरी कंट्री के लिए एक समान लागू हो सके. ठीक है. यूनियन जो गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही यूनियन लिस्ट में आने वाले जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो कानून बनाती है. ठीक है. वो लॉ बना सकती है. अगला है स्टेट लिस्ट. ठीक है. स्टेट लिस्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. इसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है. जैसे कि इसमें जो पॉलिसीज़ है वो कौन कौन है, पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन, जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है. तो स्टेट गवर्नमेंट इन सारे सब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत सब्जेक्ट हैं, उनके लिए वो कानून बनाती है. ठीक है. जो भी स्टेट लिस्ट में मेंशन होता है. एक 3rd लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं. ओके. जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, यूनियन ट्रेड, मैरिज,
अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके कानून या दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं। पर अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है लॉ में, अगर ऐसा कोई कानून ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें स्टेट और यूनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट को प्रिविलेज मिलता है, उनका द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आ सके, जो कि उस समय तो थे नहीं, बाद में आए, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं आई हिंदुस्तान में। तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी गई, इसे रिडिशियर सब्जेक्ट कहा जाता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है। ठीक है। तो हमने एक नोटेट किया था कि जो इंडिया का फेडरलिज्म सिस्टम है वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर है। यहाँ इक्वल पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट को दिया तो गया है स्टेट और यूनियन को, पर ठीक है, स्टेट और यूनियन को इक्वल पावर है, पर ऐसे कुछ और आइडेंटिकल पावर है जो स्पेशल प्रिविलेज देते हैं कुछ स्टेट्स को, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए थे। मैं थे इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज स्टेटस से हटा दिया गया है। ठीक है। हम जान लेते हैं उससे पहले क्या था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कानून बनेगा उसको स्टेट असेंबली, वरना जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वो अप्रूव करेगी तो वो कानून लागू होगा, वरना नहीं। इसके अलावा वहाँ पे कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं खरीद सकता, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, घर नहीं बना सकता, कोई भी इंडियन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकता था। ठीक है। ये उनको स्पेशल अथॉरिटी मिली हुई थी आर्टिकल 370 के तहत, जो कि 5 अगस्त 2019 में ख़त्म कर दी गई। ठीक है। वैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स बने हुए हैं उनको भी ऐसे प्रिविलेज दिए गए हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब और भी कुछ यूनियन टेरिटरीज़ है हाँ, जिनको स्पेशल पावर दिया गया है। कुछ ऐसे जगह थे जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, आज़ादी के समय बहुत ज़्यादा छोटे थे कि वो स्टेट नहीं बन सकते थे, सेपरेट एंटिटी नहीं बन सकते थे। तो ऐसे में उनको स्टेट्स में तो नहीं मिलाया गया, ठीक है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को स्टेट से अलग भी नहीं माना गया। तो ऐसे जो जगह थी उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। ओके। इस यूनियन टेरिटरी में आते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और टोटल अभी इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो स्टेट था अब उसको भी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। ओके। तो इस यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है कि वो इस एरिया को जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। ठीक है। अगला, दिस पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर शेयरिंग है स्टेट और यूनियन के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से बनाया गया हमारे यहाँ यूनियन स्टेट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसके आधार पे ही बांटा गया है। ओके। इसमें किसी भी पार्लियामेंट के पास मतलब किसी को भी ज़्यादा पावर नहीं दी गई है, और इन जो रिलेशनशिप हो वो कोई भी पार्लियामेंट किसी को चेंज नहीं कर सकती, ना स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है ना ही यूनियन गवर्नमेंट अकेले। अगर ऐसा कोई चेंजेस लाना है तो सबसे पहले दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल है, जो चेंजेस है, उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना जरूरी है, मोर देन हाफ नहीं है। जो नॉर्मल बिल्स हैं, जो नॉर्मल चेंजेस हैं या नॉर्मल जो बिल्स हैं, चेंजेस तो नहीं बोल सकता मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। तो नॉर्मल बिल है वो मोर देन हाफ से पास हो जाता है, लेकिन अगर चेंजेस करना है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ चेंज आएगा। उसके अलावा स्टेट, टोटल जितने भी स्टेट हैं इंडिया में उसमें से आधे से ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस चेंजेस को मान ले तो ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ सकता है हमारे। ओके। इसके अलावा जो जुडिशरी है मतलब
कानून व्यवस्था है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है स्टेट और यूनियन के बीच में डिवीजन ऑफ पावर को लेके, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी कि क्या करना है। तो ऐसे में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू राइज अ रिसोर्सेज लाइविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट ईच टू दैम। तो इस तरीके से यूनियन और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने पावर और अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके टैक्सेस का भी टैक्स बढ़ा सकती है, घटा सकती है। लेकिन अब जीएसटी आ गया है तो वो भी मिल के करते हैं, स्टेट और यूनियन दोनों जीएसटी पे बैठते हैं और सहमत होते हैं कि किस प्रोडक्ट में जीएसटी लगनी चाहिए और उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। ओके स्टूडेंट।